हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा एजेंडा है एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन। सुनने में क्या साउंड कर रहा है, क्या लग रहा है आपको? इजी है या डिफिकल्ट है चैप्टर? आप किसी भी चैप्टर के लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि वो इजी है या डिफिकल्ट है ना। ये इजी और डिफिकल्ट ऑलवेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं, ना कि चैप्टर। कई बार हमें चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, हमें लगता है कि वो डिफिकल्ट है, बट उसके कई बार इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और कई बार चैप्टर इजी लगता है कि एवरेज, हम जानते हैं एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन या रेशो प्रोपोर्शन, मगर उसका कोई क्वेश्चन टफ आ जाता है। सो आपको हर चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज की, कि एवरेज होता क्या है। सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। बहुत सिंपल सी बात करें हम, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, इस चीज को हम लोग बोलते हैं एवरेज, राइट। इसको हम अपन फार्मूला बना के लिखना चाहें तो शॉर्ट में अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। एवरेज के लिए एक सिंबल दे दीजिएगा, एक्स बार, बार यानी मीन का सिंबल है, और जितने आइटम का सम करना है उन सब के लिए सिंबल दे दीजिए समेशन एक्स, और जो नंबर ऑफ आइटम है वो हो जाएंगे हमारे एन। इज दैट क्लियर? तो मैं यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा भी बोल सकता हूँ कि समेशन एक्स इक्वल टू एन एक्स बार, यानी नंबर ऑफ आइटम और मीन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारा सम आ जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब अपन एवरेज निकालना सीखते हैं नंबर्स को लेकर के। एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ find the average of 10, 50, 20, 10, 50, 20, then 80 and 90। सपोज ये नंबर का आपको एवरेज फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनका सम करेंगे। 10 प्लस 10, 50, 20, 80 और 90, इनका अपन सम करेंगे तो ये 0 आएगा यहाँ पर। और ये 1 प्लस 5, 6 प्लस 2, 8 प्लस 8, 16 प्लस 9, 25, तो ये मेरा 250 हो गया। समेशन एक्स टोटल डिवाइडेड बाय 5 आइटम है, तो ये हमारा आंसर आ गया 50। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया एक मेथड एवरेज निकालने का। एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ, फिर जो आपको कंफर्टेबल, जहाँ जैसा लगे कंफर्टेबल, यू कैन डू इट। कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लो, ज़रूरी नहीं सीरीज का ही हो, कोई भी ले लो। सपोज करो मैं एक नंबर लेता हूँ 40, सीरीज में है भी नहीं वो तो, और वो नंबर को सब में से माइनस कर लो। सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है? यहाँ आ रहा -30, यहाँ आ रहा है 10, यहाँ आ रहा है -20, यहाँ आ रहा है 40, और यहाँ आ रहा है 50। अब इन सब का सम करेंगे तो ये -30 और ये -20 मिला लो तो -50 हो गया। उससे ये 50 कैंसिल कर दो, तब बचा क्या? 10 और 40, तो ये मेरा टोटल कितना आया? 50। इसको डिवाइड करो, जितने आइटम है 5, उससे कितना आया? 10। इसमें वो नंबर प्लस कर दो जो आपने यहाँ सब में माइनस करा था, ये आपका आंसर आ गया 50। तो कई बार ज़्यादा नंबर जब होते हैं तो ये माइनस प्लस वाले आपस में कैंसिल हो जाते हैं इस टेक्निक में, और ये हमारा आंसर ईजी हो जाता है। तो इस तरह से भी हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? एक और फंडा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 2, 3, 5, 7 और 3। इसको 4 कर देता हूं, इसको 2 कर देता हूं। सॉरी, मैं नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूँ सीरीज को। 4, 6, 8, 10, 12। सपोज करिए ये मैंने नंबर्स लिए हैं
अब यदि मैं आपसे बोलता हूँ कि इनका एवरेज निकालो, तो 4, 6, 8, 10 और 12 सबको ऐड करके डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 4 + 6, 10 + 8, 18, 28, 40 बाय 5 कितना आया, 8। तो ये जो मिडिल नंबर है, जब गैप सेम होता है, जैसे ये 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, तो जब गैप सेम हो सारे नंबर में, तो जो मिडिल नंबर है वही आंसर आता है, वही एवरेज होता है। सो डू रिमेंबर, इतना करने की भी ज़रूरत नहीं थी। अब साथ में मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करूंगा कि सपोज करिए 4, 6, 8, 10 और 12 ये मेरे नंबर है और इनका एवरेज आया था मेरा 8। अब यदि इसमें एक नंबर और मैं ऐड कर लेता हूँ, वही जो खुद एवरेज है 8। अब नया एवरेज मैं आपको निकालने का बोलूँ तो अब 5 के बजाय कितने हो जाएंगे, 6 नंबर हो गए, यस नो। और इनका टोटल 40 था और ये 8 और मिला लें तो 48 को 6 से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है, 8। यानी हमारा एवरेज जितना होता है वही नंबर यदि और ऐड करें, कितनी भी बार कर लो उसको ऐड, ऐसा करने से हमारा एवरेज चेंज नहीं होता है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर नोट करवा देता हूँ। इफ़ द एवरेज इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसे प्लस कर लो या माइनस कर लो, एवरेज इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन द सीरीज, देन द एवरेज डू नॉट चेंज। एवरेज ऑफ सीरीज है ना, कंफ्यूज मत होना, एवरेज ऑफ सीरीज डू नॉट चेंज, मतलब जितना एवरेज आता वही नंबर यदि अपन उसमें ऐड करते हैं तो सीरीज का एवरेज चेंज नहीं होता है। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसके क्वेश्चन बताता हूं मैं। देयर आर 24 students in a class. Whose average weight is 50 kg. One new student is added, then added whose weight was 75 kg. Find the average weight of whole class. Now बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 24 स्टूडेंट्स ऑलरेडी थे जिनका एवरेज वेट था 50 kg, एक बच्चा और आ गया जिसका वेट है 75 kg। तो अब नया एवरेज पूरी क्लास का कितना है? जैसा कि मैंने अभी भी बताया था कि जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ 24 है और उनका एवरेज दे रखा है 50, तो यदि मैं टोटल वेट अभी तक का निकालूं तो समेशन एक्स का फार्मूला मैंने बताया था एन एक्स बार। तो मेरा समेशन एक्स हो जाएगा, एन कितना है 24 इंटू एक्स बार कितना है 50, तो मेरा समेशन एक्स हो जाएगा 1200। यानी अभी जितने बच्चे हैं उनका टोटल वेट है 1200। क्लियर? चलिए तो अब आपको एवरेज निकालना, नया वाला एवरेज। तो 1200 तो उन बच्चों का टोटल है जो पहले से हैं और एक बच्चा नया आया जिसका वेट है 75। अब बच्चे हो गए टोटल 25, पहले 24 थे, अब नया एवरेज अपने को निकालना है। तो ये आपका 1275 डिवाइडेड बाय 25, तो ये मेरा आंसर आया 51।
इज दैट क्लियर? अब इसी काम को और जल्दी करना सिखाता हूँ, ट्रिक से शॉर्टकट बताता हूँ कैसे इसको जल्दी करना, ट्राई करना आप उसे समझने का। 24 बच्चे क्लास के हैं जिनका एवरेज है, अभी 24 बच्चे हैं और उनका एवरेज है 50 kg। एक बच्चा और आया जिसका वेट था 75 kg। मुझे ये बताइए, वो जो एक नया बच्चा है उसका वेट यदि 50 ही होता तो क्या एवरेज चेंज होता? नहीं। मैंने अभी भी सिखाया था, जितना एवरेज है उतना ही अपन ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एवरेज नहीं बदलेगा। लेकिन ये 50 नहीं है, कितना ज़्यादा है 50 से? 25 ज़्यादा है। तो ये जो 25 ज़्यादा है वो 25 लोगों में डिवाइड होएगा, क्योंकि अब 25 लोग हो गए तो हर एक के हिस्से में कितना कितना आएगा? 1। तो वो एवरेज में 1 इंक्रीज होकर के आपका नया एवरेज 50 नहीं होकर के कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। द एवरेज एज of 9 students of a class is 16 years. If teacher is included, if teacher is also included, then the average becomes 18 years. Find the age of teacher. Find the age of teacher. अब बच्चे कितने थे? 9। उनका एवरेज कितना था? 16। यानी उनका टोटल कितना हो गया? 9 × 16। टीचर भी और आ गया तो टीचर की एज नहीं पता तो x मान लो, होल डिवाइडेड बाय, अब कितने पर्सन हो गए टोटल? 9 तो बच्चे और एक टीचर, 10। और जो नया एवरेज है वो मेरा आ रहा है 18। इज दैट क्लियर? तो 16 9 हो गया मेरा 144 प्लस x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 144। तो ये मेरा आंसर आ गया 36। इज दैट क्लियर? इसका भी शॉर्टकट बताता हूं मैं, इस चीज को भी और जल्दी कैसे सोच सकते थे। 9 बच्चों का एवरेज कितना है? 16, 16 साल। सपोज करिए टीचर भी 16 का ही होता तो उसके आने से एवरेज बदलता क्या? नहीं बदलता। मगर टीचर के आने से एवरेज 16 जहाँ था उससे बढ़ के 18 हो गया, यानी राइज कितने का हुआ? 2 का। यानी हर एक बंदे में 2 का राइज हुआ और बंदे टोटल 20 है, यानी 20 का बंदे टोटल 10 है, सॉरी। तो 2 10 जा 20 का टोटल में राइज होना चाहिए था, यस नो? और वो किसकी वजह से राइज होगा? टीचर की वजह से। मतलब टीचर 16 साल का नहीं है, ये वो 20 जो ज़्यादा है वो ज़्यादा है। तो ये टोटल मेरा हो गया 36। तो टीचर कितने साल का है? 36 का है। आई रिपीट, एक बार और बता रहा हूँ, है ना? एवरेज पहले 16 था, अब 18 हो गया, यानी एवरेज कितना राइज हुआ सबका? 2। कितने लोगों का? 10 लोगों का। तो टोटल में कितना राइज हुआ? 20। और टीचर 16 साल का नहीं है, 20 ज़्यादा है, तभी तो एवरेज को राइज करना पड़ा। तो ये आपका 36 आ गया टीचर का एज। तो हम चीज़ों को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंबाइंड मीन, दो अलग अलग ग्रुप का मीन दिया है और कंबाइंड मीन निकालना तो वो भी निकाल सकते हैं, उसका भी एक फार्मूला है। x बार इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। n1 है सपोज करो 40, n2 है 60, x1 बार है सपोज करिए 50,
और x2 बार है 30। बस आपको x बार निकालना है मीन। तो x बार इक्वल टू हो जाएगा मेरा n1 कितना 40 इंटू x1 बार कितना 50, n2 कितना 60, x2 बार कितना 30 अपॉन n1 प्लस n2 यानी कि 40 प्लस 60। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2000 प्लस 1800 होल डिवाइडेड बाय 100। तो ये मेरा बनेगा 3800 डिवाइडेड बाय 100। तो फाइनली कितना आ गया, ये 38 आ गया। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। फाइंड द एवरेज ऑफ 1 3 5 7 9 डैश 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 2000 टर्म्स। ये एक सीरीज है, इसमें कितने टर्म्स है? 2000 टर्म्स है और इन सब का एवरेज निकालना है। तो अल्टीमेटली हमको करना क्या है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डैश 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 2000 टर्म्स है इसमें। तो वो सारे के सारे टर्म्स का सम करके किससे डिवाइड करना पड़ेगा? जितने टर्म्स है उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2000 टर्म्स है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2000 से, है ना। अब यहाँ पर कई लोग बड़े जोड़ तोड़ करने में लग जाते हैं, बड़ी परेशानी क्रिएट हो जाती है। इतने सारे नंबर्स को ऐड कैसे करें, 1 3 5 7 9 एट्सेट्रा, वो भी 2 हो 4 हो 10 हो, लेकिन 2000 टर्म्स है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऐड देम। ऐसा लोगों को लगता है। कई लोग वो AP सीरीज़ के फार्मूले लगाने लगते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। कौन सा फार्मूला? वही n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऑफकोर्स आंसर आ जाएगा इसको लगाने से, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपका टाइम बचाने के लिए कुछ बताना चाहता हूँ। यदि मैं 2 टर्म का टोटल करूँ, 1 प्लस 3 कितना आ रहा है? 4, यानी 2 का स्क्वायर। 3 टर्म का टोटल करके देखते हैं, 1 और 3 4 और 5 9, 3 का स्क्वायर। 3 टर्म का टोटल 3 का स्क्वायर। 4 टर्म का टोटल करो, 1 और 3 4 5 9 और 7 16, वो 4 का स्क्वायर आ रहा है। तो कुछ करने की जरूरत का है। 2000 टर्म्स का टोटल कितना आएगा? 2000 का स्क्वायर। इसको काय से डिवाइड करेंगे? 2000 से। तो एक 2000 मेरा कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आंसर आ गया 2000। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑड नंबर की जो सीरीज होती है उसमें जितने टर्म रहते हैं बस वही उसका एवरेज रहता है, वही आंसर। इज दैट क्लियर? यानी कोई आपसे पूछता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 1 3 5 7 100 टर्म्स। सपोज इस सीरीज में 100 टर्म्स है, इसका एवरेज निकालना, तुम्हारा आंसर भी 100 होगा। जैसा भी आपने देखा था 2000 टर्म थे तो एवरेज कितना था? 2000 था। इज दैट क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं और कैसे उनके अप्रोच होते हैं, दैट आल्सो आई वुड लाइक टू शेयर। A teacher wrote numbers from 1 2 3 4 डैश डैश डैश। टीचर ने नंबर लिखे बोर्ड पे। वन स्टूडेंट came and erased one number. The average of remaining numbers is 15. Then which of the number he possibly erased? पॉसिबली वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना, ही पॉसिबली इरेज्ड। अब एक टीचर ने नंबर लिखे हैं, वो कहाँ तक लिखे ये भी नहीं पता, 1 2 3 4, ये n लिख देता हूँ मैं, है ना, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है।
अब एक स्टूडेंट आया और उसने एक नंबर इरेज करा और उसके बाद जो बचे हुए नंबर है उनका जो एवरेज आया वो 15 आया, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो ये पूछा है कि उसने कौन सा नंबर इरेज किया होगा। तो बड़ा डिफरेंट टाइप का अप्रोच है इस क्वेश्चन का, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी दिए हैं, यदि ऑप्शन नहीं होते तो ये क्वेश्चन मीनिंगलेस था। तो पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 17, तीसरा ऑप्शन है 30, चौथा ऑप्शन है 49। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सपोज करिए मेरे पास ये 4 नंबर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6। ये 3 एग्जाम्पल लेके मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन समथिंग। ये जो 4 नंबर सपोज करो टीचर ने लिखे और एक बच्चा आया उसने इस 4 को हटा दिया। अब जो बचे हुए इनका एवरेज निकालो जरा, कितना आता है। 3 और 2 5 और 1 6, 3 है ना, 6 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आया 2। सपोज करिए ये 5 नंबर किसी टीचर ने लिखे और एक बच्चा आया उसने ये लास्ट वाला हटा दिया। अब इनका एवरेज करो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 को 4 से डिवाइड करो कितना आया 2.5। फिर एक बच्चा आया, 6 नंबर टीचर ने लिखे, इसको हटा दिया तो 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15 को 5 से डिवाइड करो तो 3। हर बार आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि इसने 4 को हटाया तो एवरेज इसका आधा आया, यहाँ 5 को हटाया तो फिर एवरेज बचे हुए का इसका आधा आया, यहाँ 6 को हटाया तो फिर एवरेज इसका आधा आया। तो यदि ये चीज़ अपन यहाँ पर भी सोचें कि जो एवरेज है वो 15 आया, वो एवरेज है वो 15 आया, इसका मतलब जो हटाया होगा वो नंबर 30 होगा जिसको बच्चे ने हटाया होगा। इज दैट क्लियर? और वो हमारे ऑप्शन में है भी सही। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह से अप्रोच से किया स्कोर करा जा सकता था। अदरवाइज तो कोई फिक्स आंसर हो नहीं सकता इसका। वैसे मिटाने को तो कोई भी नंबर कोई मिटा सकता है, बचे हुए का एवरेज भी कोई फिक्स नहीं आ सकता है। तो पॉसिबली यानी ऐसा पॉसिबल है, तो ये लॉजिक यदि आप लगा सकें इस तरह के तो वेल एंड गुड। चलिए अब हम बात करेंगे एलिगेशन की। एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। सपोज करिए 40 रुपीज़ पर लीटर का मिल्क हमने खरीदा 7 लीटर और 50 रुपीज़ पर लीटर का मिल्क हमने खरीदा 3 लीटर। अब यदि कोई आपसे क्वेश्चन करे कि आपके पास जो टोटल मिल्क है वो क्या रेट का है, बार बार ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे 40 के रेट का 7 है और 50 के रेट का 3 है। अब आप इसको पहले ओवरऑल कैलकुलेशन करके निकाल लो अपने को क्या पड़ा एवरेज। 47 जा 280 रुपीज़ का तो ये मिल्क हो गया, 53 जा 150 रुपीज़ का हमारे पास ये वाला मिल्क हो गया। तो टोटल हमारा मिल्क हो गया 430 रुपीज़ का मिल्क है। टोटल मिल्क है कितना, 7 + 3 10 लीटर मिल्क है इतने रुपए का। तो मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को एवरेज मिल जाएगा 43 रुपीज़ पर लीटर के एवरेज का हमारे पास मिल्क है। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। अब यहाँ पर कभी कोई आपसे उल्टा क्वेश्चन करे कि 40 रुपीज़ पर लीटर का मिल्क है और 50 रुपीज़ पर लीटर का मिल्क है, ये दो मिल्क को अपन कितना कितना लीटर लें कि हमें एवरेज इतना पड़ जाए 43। ये उल्टा क्वेश्चन हमको कराए किसी ने। इसका आंसर देने का एक बेहतरीन तरीका जिसको हम बोलते हैं एलिगेशन अप्रोच। ऐसे ऐसे कर लो, ये दो का डिफरेंस यहाँ लिख दो। डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा माइनस कर लो। 50 में से 43 गया तो 7, इन दो का डिफरेंस यहाँ लिख लो, 40 और 43 का 3, ये आंसर आ गया। ये 7 लीटर है तो ये 3 लीटर है। यही तो आंसर थे आपके, यही तो हमारा क्वांटिटीज थी। इज दैट क्लियर? चलिए एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यदि 40 रुपीज़ और 50 रुपीज़ के रेट का यदि मैं डबल मिल्क लेता 14 लीटर और 6 लीटर, तो क्या मेरा आंसर यहाँ भी डबल आता है ना? ये डबल करा तो ये भी डबल आना चाहिए था। ऐसा लगता है कि आपको? एक बार अपन करके देखते हैं। 40 रुपीज़ के रेट का 14 लीटर तो ये मेरे रुपए हो गए 560।
ये मेरे रुपए हो गए 300, टोटल मनी हो गया मेरा 860 और टोटल मिल्क मेरा हो गया आपकी बात 20। तो ये मेरा 0 से 0 कैंसल। अगेन मेरा आंसर 43 आएगा क्यों नहीं, ये डबल हो गया तो ये सब जगह, ये भी तो टोटल में भी तो डबल हो गया। अल्टीमेटली ये एक रेशो होता है, यानी कि ये 7 लीटर आप लेते हो तो ये 3 लीटर, तो यदि ये आपने 14 लीटर लिया तो ये कितना लेना पड़ेगा 6 लीटर ऐसा। तो इसीलिए तो ये आपने 7-3 की जगह 14-6 ले लिया, तब भी मेरा आंसर उतना मेंटेन है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, हम एलिगेशन के क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। हाउ मेनी किलोग्राम of sugar of price ₹40 per kg should be mixed with 30 kg sugar of price ₹50 so that the average price must be 43। एक चीज हमेशा याद रखना, एक होती है क्वालिटी और एक होती है क्वांटिटी। जैसे 30 kg शुगर, तो ये 30 क्या है, क्वांटिटी है, मगर उसका रेट ₹40 पर kg, ये क्या है, ये क्वालिटी। एक क्लास के 50 चिल्ड्रन, उनके एवरेज मार्क्स आए 80, तो जो 50 चिल्ड्रन, 50 क्या है, क्वांटिटी, और उनके जो मार्क्स का एवरेज है दैट इज क्वालिटी। तो हमेशा क्वांटिटी को ऊपर लिखा करो और क्वालिटी को नीचे लिखा करो। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ी सी ऐसी हैबिट डाल लो। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर, नहीं पता, ऑफ प्राइस ₹40 पर केजी, क्वालिटी में 40 आएगा। देखना इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर रहा हूं। शुड बी मिक्सड विथ 30 kg शुगर, इसके अंदर हमने 30 kg शुगर मिलाई जिसका प्राइस था 50, और इन दोनों को मिक्स करा हमने और हम एवरेज प्राइस लेके आए 43। अब आप देखो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 7, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। इसका मतलब यदि ये 7:3 के रेशो में मिलाएंगे तो ये एवरेज आएगा। मतलब यदि ये 7 kg लेना है तो इसको 3 kg लेना है। अब आप देखो इसको अपन ने कितना kg लिया था, 30, क्वेश्चन में यही दे रखा है। मतलब जो रेशो 3 आ रहा है वो 30 है, तो जो 7 आ रहा है वो क्या होना चाहिए, तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन की जगह क्या आना चाहिए, 70 आना चाहिए। इस तरह से प्रॉब्लम्स को अपन मैनेज करेंगे। बात समझ आ रही है? तो ये हैबिट डाल लो। कोई आपको बोलता है कि 10 रुपये किलो की कोई चीज़ है, इसमें 20 रुपये किलो की कोई चीज़ मिला करके सपोज करिए हमको कुछ एवरेज मिला इन दोनों का। इज दैट क्लियर? और कोई आपको ये कह रहा है कि वो एवरेज क्या मिला ये तो नहीं पता है, तो एक्स मान लो भाई। और हमने उसको मिलाया था 1:2 के रेशो में। किस रेशो में मिलाया था, 1:2 के रेशो में। तब यहाँ पर हमको उल्टा करना है, ऐसा भी तो कर सकते हैं अपन। अब पहली चीज़ तो ये है कि ये जो x है ना, ये इन दोनों के बीच में ही होगा। मतलब पक्का है कि इन दोनों के बीच का नंबर है, तो 20 से ये छोटा होगा, तो यहाँ पर आना चाहिए 20 - x, इनका डिफरेंस। और ये x 10 से बड़ा होगा तो यहाँ डिफरेंस आना चाहिए x - 10। तो कहना ही से कि इन दोनों का जो रेशो है वही 1:2 दे रखा है, तो 20 - x डिवाइडेड बाय x - 10 इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 - x का डबल करना है, सॉरी ऐसा लिख देता हूँ मैं, x - 10 इक्वल टू 40 - 2x।
तो ये मेरा 3x इक्वल टू 50 आ गया, तो x इक्वल टू मेरा बना 50/3। इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट हमारा वही है, काम करने का तरीका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मिल्क ऑफ प्राइस 108 रुपीज पर लीटर is mixed with ये यहाँ पर मैं 50 लीटर कर रहा हूँ ना, 50 लीटर मिल्क ऑफ प्राइस 108 पर लीटर इज मिक्सड विद वाटर। द एवरेज प्राइस ऑफ मिल्क is 90 rupees. Now find quantity of water added. पानी की कितनी क्वांटिटी हमने ऐड करी, ये क्वेश्चन में पूछा। कितना लीटर मिल्क लिया? 50 लीटर, यानी क्वांटिटी ये ऊपर लिखो। क्या रेट का मिल्क था? 108 का, तो ये क्वालिटी ये नीचे लिखो। इसके अंदर पानी मिलाया कितना नहीं पता, और पानी का रेट 0, कुछ नहीं है तो 0। अब इन दोनों को मिला करके जो एवरेज प्राइस आया वो आया 90 रुपीज। अब इन दोनों का डिफरेंस मेरा 90, इन दोनों का डिफरेंस मेरा हो गया 18। तो ये जो मेरा रेशो बना, ये रेशो 18 5 जा 90 होता है, तो ये 5:1 का मेरा रेशो आ गया, यानी इस रेशो में मिलाएंगे। अब आप देखो जो 5 आ रहा है वो हमारा 50 लीटर है। कितना टाइम्स है? 10 टाइम्स। तो जो 1 है वो हमारा 10 टाइम्स होकर के कितना होना चाहिए? 10 लीटर। तो ये हमें आंसर मिल गया, कितना पानी उसके अंदर हमको मिलाना पड़ेगा। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है वो देखिएगा आप। हाउ मेनी kg of tea costing 31 be mixed with 36 kg of tea costing 43 such that the mixture when sold at the rate of 44 gives 10% profit। कोई टफ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। हाउ मेनी kg ऑफ टी कॉस्टिंग 31, कितनी टी किस प्राइस की? 31 की। बी मिक्सड विथ 36 kg ऑफ टी, इसके साथ 36 kg टी हमने मिलाई जिसकी कॉस्ट है 43। सच दैट द मिक्सचर व्हेन सोल्ड एट द रेट ऑफ 44 गिव्स 10% प्रॉफिट। 44 के रेट में हम बेचते हैं तो 10% प्रॉफिट होता है। तो हमको क्या एवरेज प्राइस रखना चाहिए कि उसमें 10% प्रॉफिट जोड़ें तो हम उसे कितने में बेच पाएँ? 44 पे। यानी क्वेश्चन में डायरेक्ट ये नहीं दिया एवरेज कितना आया, उन्होंने ये बोला है कि हम इतने में बेच रहे हैं और हम 10% कमा रहे हैं। तो ये आपको निकालना है कि ये कितने में पड़ा होगा। अब ये पता कैसे करें कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 10% बढ़ाएं तो 44 होता है ना? तो इसको करने का बड़ा सिंपल सा फंडा है। 10% इंक्रीज करने का मतलब 10 का 11, कैन आई से दिस थिंग? यानी कॉस्ट प्राइस 10 तो सेलिंग प्राइस 11, और यहाँ सेलिंग प्राइस है 44, कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स है, तो ये 4 टाइम्स हो गया मेरा 40।
तो इतना तो यूँ भी याद आ जाएगा कॉमन सेंस से, 40 को 10% बढ़ाओगे तो 44 आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 3, और इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है मेरा 9, 31 और 40 का। इज दैट क्लियर? अब जो 9 है वो 36 है, 4 टाइम्स है, तो ये 3 है वो कितना हो जाएगा 12। दैट इज़ माई आंसर। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, मैनेज होते हैं, सॉल्व होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिएगा एलिगेशन ऑफ 3। अभी तो मैंने 2 का एलिगेशन आपको बताया, पर जब 3 चीज़ें होती है, 3 अलग अलग रेट की कोई चीज़ें और मिक्स करके एक कोई पर्टिकुलर रेट लेके आना है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे एलिगेशन ऑफ 3। अब ऐसे सोचो कि 40 रुपीज़ पर लीटर का मिल्क है, 50 रुपीज़ पर लीटर का मिल्क है और 60 रुपीज़ पर लीटर का मिल्क है, और हमको एवरेज प्राइस लाना है 43, ये रेट लाना है एवरेज। तो बताओ हम कितना कितना लीटर मिलाएं। क्लियर? अब देखो इस चीज़ को आप ऐसे करेंगे, 40 रुपीज़ के रेट का और 50 रुपीज़ के रेट का यदि अपन पहले 2 ले लो, बस इसको मत लो, ये दोनों में मिला रहा हूँ और एवरेज लाने का ट्राई कर रहा हूँ 43, तो मेरे को किस रेशो में मिलाना चाहिए? तो ये डिफरेंस आ रहा मेरा 7, ये डिफरेंस आ रहा मेरा 3, किस रेशो में मिलाना चाहिए? 7:3। अब की बार मैं 50 और 60 लेने की सोच रहा हूँ, पर मैं गलत सोच रहा हूँ। 50 और 60 के बीच में आता ही नहीं है 43, यानी ये दोनों को मिलाओगे तो कभी 43 का एवरेज रेट नहीं आ सकता। आप किसी भी रेशो में मिला लो। इज दैट क्लियर? ये तो वो बात हो गई कि एक बच्चे को सारे सब्जेक्ट में 40 से नीचे मार्क्स आए 100 में से, और वो बोलता है मेरे को डिस्टिंक्शन आ गया, तो कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पर 40 के साथ 50 ले लिया, एक बार 40 के साथ 60 लेके देखते हैं। अब देखते हैं 43 एवरेज लाने के लिए किस रेशो में मिलाना पड़ेगा। तो ये मेरा डिफरेंस आ रहा है 17 और ये मेरा डिफरेंस आ रहा है 3, तो ये मेरा रेशो बना 17:3। इज दैट क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे करा करो, जब हमने 40 और 50 का लिया था तो 7:3 लिया, 7:3 आ रहा था, यानी ये 7 लेना है तो ये 3 लेना है। उस वक्त हमने इसको लिया ही नहीं था, तो यहाँ 0 लिख दो। और जब हम 40-60 का ले रहे हैं तो हमने 17:3 लिया, तो ये 40 के यहाँ 17 लिख लो और 60 के यहाँ 3 लिख लो। उस वक्त हमने ये नहीं लिया था, तो हमारा टोटल कर लो। अभी ये 24 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, तो ये हमारा रेशो आ गया 24:3:3। और सिंप्लीफाई करें, 3 से कैंसिल हो रहा था, 8:1:1, तो इस रेशो में तीनों को मिलाना चाहिए। कई बार बच्चों को ये समझ नहीं आता, ये यहाँ तक की तो बात समझ आ गई, लेकिन सर इसको ऐड क्यों करा आपने? तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको समझा सकूँ, है ना। एंड अ टीचर और अ मेंटर, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो इन डेप्थ जहाँ तक पॉसिबल है वो स्टूडेंट को बताए कि वो कैसे आया। सपोज करिए ये एक बकेट है और ये एक दूसरी बकेट है। इस बकेट के अंदर 40 के रेट का 7 है और 50 के रेट का 3 है। 40 के रेट का 7 है और 50 के रेट का 3 है, और इस बकेट के अंदर 40 के रेट का 17 है और 60 के रेट का 3 है, राइट। इस बकेट में जो मिल के आप उसे क्या रेट का बोलोगे? यही तो बोलोगे एवरेज 43 का, इतना थोड़ी बोलोगे। और इस बकेट के अंदर जो मिल के इसको भी एवरेज 43, इसका भी तो 43 ही एवरेज था, तो इसको भी क्या बोलोगे? 43 का ही बोलोगे, है ना। अब एक नया बकेट आप बड़ा ले रहे हो जिसमें ये दोनों का मिल्क मिला देते हो, ये भी 43 के रेट का, ये भी 43 के रेट का। तब इसके अंदर देखो आप 40 रुपीज़ के रेट का मिल्क है, 50 रुपीज़ का भी है और 60 का भी आ जाएगा जब दोनों मिलाओगे। तो 40 वाला 7 तो ये और 17 ये, टोटल कितना हो गया 24, और 50 वाला 3 और 60 वाला ये इसमें नहीं है, इसमें तो है 3, तो ये आपका वही रेशो आ गया। तो इस पूरे मिल्क को भी तो उसी रेट का बोलोगे, क्योंकि ये 43 का था, ये 43 का था, दोनों मिला दिए तो भी एवरेज क्या रहेगा? 43 ही रहेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ये बात समझ आई होगी। इज दैट क्लियर? तो इसी के साथ ये हमारा एलिगेशन, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन का फर्स्ट सेशन है। नेक्स्ट एक और सेशन में मैं आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।